आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आइए मेरे बच्चे, आज हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आइए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती क्या है आप देखेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा 5, यहां लिखा मैंने 10, यहां मैंने लिखा 20, यहां मैंने लिखा 40, यहां मैंने लिखा 80 एंड सो ऑन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा जीपी कहलाएगा। ये मेरे बच्चे जीपी कहलाएगा। यहां आप, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो इसके अंदर एक चीज कॉमन होती है और उसी को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। हिंदी में सार अंतर नहीं, सार अनुपात कहा जाता है। सार अनुपात। और इसे हम आर से डिफाइन करते हैं और आर निकालने का तरीका होता है A2/A1। A2/A1 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो ध्यान से देखोगे तो सेकेंड टर्म 10 है, फर्स्ट टर्म 5 है, तो काटोगे तो उत्तर आएगा 2। तो आर की वैल्यू आई मेरे बच्चे 2। और अगर आर की वैल्यू 2 है तो अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो उसका सूत्र होता है AR⁻n-1। ए इंटू आर इंटू सॉरी गलत बोलो, nth टर्म निकालने का सूत्र है A×R⁻n-1। अब मेरे बच्चे, जैसे मैं आपसे सवाल में कहूं भाई इस सीरीज का 10वां पद ज्ञात करें, इस सीरीज का 10वां पद ज्ञात करें, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए का मतलब फर्स्ट टर्म 5 है। आर की वैल्यू कितनी है? 2 निकाला। एन की वैल्यू कितनी है? 10। 10 में से गया 9। तो 5, 2 की पावर 9 होता है 512। तो 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 2560। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका 10वां पद होगा वो होगा 2560। हाँ जी। अब अगली बात पे आते हैं। अगर मेरे बच्चे सम ऑफ एन टर्म्स आपसे पूछा जाए, सम ऑफ एन टर्म्स पूछा जाए, तो सूत्र होगा ए इंटू में 1 - R⁻n या R⁻n-1 अपॉन R-1। अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी है तो, नहीं तो A 1 - R⁻n अपॉन 1 - R। इफ R की वैल्यू 1 से छोटी है तो। अब मेरे बच्चों बात समझना, मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि देखो R 1 से बड़ा है तो यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, नहीं तो यहां पे भी नेगेटिव आता है, यहां पे भी नेगेटिव आता है, ऊपर नीचे कर जाता है। चीजें दोनों ही सेम है। R की वैल्यू 1 से छोटी बड़ी कोई सा भी फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहां अगर लगेगा R से बड़े में तो क्या होगा? माइनस कॉमन लेके काटना होगा। यहां वो सीधा कट के लिखा हुआ है, तो सीधा ही रखिए। R की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये लगाना है, 1 से छोटी है तो ये लगाना, ठीक है। अब सीधे सवालों पर आते हैं और आपके साथ प्रयास चालू करते हैं। पहला सवाल करिए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट टर्म दे रखी है कितनी? -4। कॉमन रेशियो निकालना होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। काटोगे तो आएगा मेरे बच्चे 2। अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई इस सीरीज के 11 पदों का योग बताइए, सम ऑफ 11 टर्म्स। तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सूत्र लगेगा ए इंटू R⁻n-1 अपॉन R-1। तो ए माने फर्स्ट टर्म है -4, आर की वैल्यू है 2, 2 की पावर 11 -1/2 -1, तो -4, 2 की पावर 11 क्या होता है? 2048। 2048 में से एक क्या? 2047 बटे 1। गुना करेंगे, -4×7 = 28, 4×4 = 16 और 2 18, 4×2 = 8, 8188।
गड़बड़ कहाँ है कर दी है भाई, 11 पदों तक। अरे रे 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 रे, फाइंड द लास्ट टर्म पूछ रहा, माफ करना भाई, मैंने गलती कर दी। उसने पूछा लास्ट टर्म बताओ, बावला हो गया मैंने तो योग निकाल दिया गलती करी। उसने पूछा 11वां पद ज्ञात करिए क्या होगा, माफी चाहता हूं। तो इसका सूत्र होगा ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन। माफी चाहता हूं भाई, ए की वैल्यू क्या है -4, है ना, आर की वैल्यू क्या है 2, और 11 में से 1 गया 10। तो भाई सोल्व करोगे तो आएगा -4, 2 की पावर 10 कितना होगा 1024, 4 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा -4096। तो ये मेरा आंसर। उसने पूछा था 11वां पद ज्ञात करें, यानी अंतिम 11 पदों तक है तो इसका अंतिम पद यानी 11वां पद ज्ञात करना। मैंने 11 पदों का योग निकाल दिया, बस गलती ये हो गई। देखिए मेरे भाई, इस सीरीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म है 16, बिल्कुल शानदार। आर की वैल्यू निकालें तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड अपॉन फर्स्ट काटोगे तो आएगा 1/2, यानी आर की वैल्यू 1 से छोटी है। तो कह रहा है कौन सा पद 1/16 है, तो मान लेते हैं एनवा पद। एन का वा पद का सूत्र ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ये है मेरे भाई 1/16। अब ए की वैल्यू क्या है 16, आर की वैल्यू क्या है 2, 1/2, 1/2 की पावर एन माइनस वन बराबर 1/16। अब मेरे भाई 16 को बटे ले आएंगे तो ये आएगा 1/2 की पावर एन माइनस वन, और ये 16 16 256 हो जाएगा। आप कहें भैया बिल्कुल ठीक है, ये 1/2 की पावर एन माइनस वन और 256 को क्या लिखेंगे 1/2, 2 की पावर कितना होता है 8। तो मेरे भाई जब बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो माने एन माइनस वन बराबर 8 है, तो एन का काहे नहीं वैल्यू बता दे रहे हैं, 9 होगा, 8 और 1 9। तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9। क्या आंसर आएगा मेरे भाई 9। देखिए मेरे दोस्त, उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद बताइए जिसका दूसरा पद 24 है। कहता है जी फोर्थ टर्म बतानी है मेरे भाई। तो फोर्थ टर्म निकालने का सूत्र होगा ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन, तो 4 में 1 गया 3, इसकी वैल्यू बतानी है। कहता है जिसका दूसरा पद 24 और पांचवा पद 81। पांचवा पद हो जाएगा ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन, 5 में से 1 गया 4, ये वैल्यू 81 है। और कहता है जिसका दूसरा पद सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म होगा ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन, ये है, तो 2 में से 1 गया 1 ही आया, ये वैल्यू है कहता है 24। कह रहा भैया उत्तर बताइए क्या होगा, ये हमारा सवाल भैया। अब कैसे करें मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को, इस बात पर गौर फरमाते हैं, ध्यान देना। एक बात बताइए, यहां ए आर की पावर 4 है, इसे मेरे बच्चे अगर हम चाहें तो ये जो वैल्यू अपनी आई सेकंड टर्म है ए आर और इसकी वैल्यू 24, तो यहां रख लेते हैं ए आर और ये 24, दोनों को भाग दे देते हैं। भाग देने से ए आर से ए आर कटा तो यहां बचा आर क्यूब, और यहां 24 से काटोगे इसे तो 3 8 24, 3 27 81, 27/8, 27/8 को लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3। तो यहां से निकालोगे तो मेरे बच्चे आर की वैल्यू निकल के आ गई 3/2। हाँ जी, आर की वैल्यू 3/2 और आर क्यूब की वैल्यू आ गई 27/8। तो यहां पूछा था ए आर क्यूब की वैल्यू 27/8। बहुत सुंदर। अब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आर की वैल्यू 3/2 है तो किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू थी ए आर बराबर 24, तो आर की वैल्यू 3/2 है, तो 3 8 24, 8 दूनी 16, तो ए की वैल्यू आ गई 16। तो ए की वैल्यू 16 है, तो 8 दूनी 16, 27 दूनी 54,
तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 54। आंसर आ गया 54। करिए मेरे भाई सीरीज। कहता जी दो सीरीज है, एक पहली सीरीज है वह 1+2+4। तो भैया इसमें फर्स्ट टर्म में एक, कॉमन रेशियो निकालोगे तो 2 आएगा। दूसरी सीरीज है मेरे बच्चों 256, 128, 64 एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां फर्स्ट टर्म है कितनी 256, और कॉमन रेशियो निकालने जाओगे तो A2/A1 काटोगे तो 1/2 है। कहता जी इसका भी एनवा पद और इस सीरीज का भी एनवा पद दोनों आपस में बराबर है। तो भैया nth टर्म निकालने का सूत्र होगा AR⁻n-1। तो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है 1, R की वैल्यू क्या है 2, n-1। इस सीरीज की nवीं टर्म क्या क्या सूत्र होगा AR⁻n-1। हाँ सर बात तो सही है आपकी, इसमें तो कहां दो रहा है, ये बात आ रही है समझ में। अब मेरे बच्चे पूछ रहा है एन की वैल्यू बताइए क्या होगी। कुछ नहीं करो, ऑप्शन से वैल्यू उठा के टेक दो, ऑप्शन से वैल्यू उठा के चेक कर लो कौन सा आ रहा है नहीं। दूसरा तरीका, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 आंसर नहीं होगा, 4 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि दूसरी टर्म तो आपस में इक्वल नहीं है, ना चौथी टर्म आपस में इक्वल है। 5वीं टर्म इक्वल आ जाएगी, चेक कर लेते हैं, या 6ठी टर्म इक्वल आएगी, चेक करते हैं। तो 5 में 1 गया 4, अगर एन की वैल्यू 5 लेते, 5 में 4, 2 की पावर 4 आया 16, ये 256। ये 5 में 1 गया 4, तो ये आया 1/16, 16 16 256 इक्वल आ गया, तो एन की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 5, है ना। अगर आप कहें जी हमें सोल्व करना हो तो कैसे करें, तो मेरे बेटे ऐसे करो, ये 2 की पावर n-1 है, 256 को 2 की पावर हम लिख देंगे कितना 8, और इसे जब पलटेंगे, जब इसी चीज को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1-n। ये एक नियम होता है, पावर शॉर्ट्स एंड एसेज में सिखाऊंगा जब पलटते हैं तो क्यों चेंज हो जाता है। तो 2 की पावर n-1, ये बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गई, तो ये हो गया 2 की पावर 8 और 1 9, पावर ऐड हो जाती है -n। अब बेस सेम है, पावर इक्वेट करेंगे तो n-1 इक्वल होगा 8 -n। तो n और n इधर आएगा 2n, 8 में से 1, गड़बड़ कहां हो रही भाई देखना, दो बटे एक लिखेंगे तो -n आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां गड़बड़ कर दी ना हमने, जब जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना आएगा 9, तो ये आना था मेरे बच्चे 2 की पावर 9 -n, माफी चाहता हूं। तो यहां पे भी आएगा फिर 9 -n, तो ये 2n और 9 और 1 10 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, n की वैल्यू आ जाएगी 5, सॉरी नहीं, ये है मेरे प्यारे बच्चों जीपी का, अगर हमें डिटेल करना, वरना शॉर्ट में वहीं से हम ऑप्शन से वैल्यू रुक लेंगे या वहीं पे एजम्पशन कर लेंगे, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे और 8वें पद का, तीसरा पद और 8वां पद का जो प्रोडक्ट है वो 243 है, तो तथा चौथा पद 3 है, फोर्थ टर्म जो है वो 3 है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी AR3, ये 3 है। भाई हमें ये समझना है कि nवीं टर्म निकालने का सूत्र होता है AR⁻n-1। तो अगर मैं चौथी टर्म निकाल रहा हूं तो n की जगह 4 रखूंगा, 4 में 1 गया 3, तो AR3 आ गया। हाँ जी। तो कह रहा है 7वां पद निकाल के बताइए क्या होगा, 7th टर्म निकाल के बतानी क्या होगी। 7वां टर्म क्या होगा AR⁻n-1, तो 7 में 1 गया 6, इसकी वैल्यू में निकालनी। अब ये बताओ T3 होना है AR², और T8 हो जाएगा मेरे बच्चे AR⁻7n-1 करें। आपने कहा ये भी बात सही है सर, इक्वल टू 243। सर एक चीज देखिए कि मुझे AR³ की वैल्यू दे रखी 3, AR³ की वैल्यू दे रखी 3,
अब क्या करें सर, ए अगर ध्यान देंगे तो ए यहां पे भी 2 बार लिख लिया, आर्क 2 बार यहां है, 7 बार यहां, तो 7 और 2 9 बार है, तो 3 बार यहां लिख लेता हूं, 6 बार यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं, अभी भी मतलब तो वही है जो यहां था, और ये इक्वल टू 243, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बेटे ए आर क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट आपको लिखी हुई है कितनी, 3, तो इसकी वैल्यू है 3। ये 7 2 9, तो ये 3 था, तो ये 6 आएगा, तभी तो 6 और 3 9 होगा, आर की पावर 7 और 2 9, और ये आया ए आर की पावर 6 इक्वल टू 243। 3 से काटेंगे इसे तो ये आएगा 3 8 24, 3 एकम 3, तो ए आर रेस टू पावर 6 की वैल्यू 81 आएगी, और असलियत में आपको चाहिए भी यही था, ए आर रेस टू पावर 6, तो आंसर आएगा 81। ऑप्शन ए मेरे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे दोस्त, कहता है यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला, दूसरा और 8वां पद इतना है, तो एक बात समझिए, अगर ए बी और सी 3 एपी में टर्म है, 3 एपी में टर्म है, तो मैंने बताया कि हमेशा ये होगा कि मिडल टर्म का डबल पहली और आखिरी टर्म के जोड़ के बराबर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी 3 टर्म ऐसी हैं जो जीपी में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, तो नियम ये रहता है कि इनके बीच का रेशियो सेम होगा, तो इन 2 टर्म का रेशियो क्या होगा, बी बाई ए, इन 2 टर्म का रेशियो क्या होगा, सी बाई बी। जब इसे सोल्व करेंगे तो बी को बी से किया बी स्क्वायर, और ए को सी से किया ए इंटू सी। यानी मोटी बात यह है कि अगर ये जीपी में है तो मिडल टर्म का जो स्क्वायर है वो पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट के बराबर है, अगर ये एपी में है तो मिडल टर्म का डबल पहली और आखिरी टर्म के जोड़ के बराबर है। हाँ जी, अब देखिए मेरे भाई ध्यान से, मिडल टर्म क्या है, एक्स की पावर के, तो मिडल टर्म का जो स्क्वायर होगा वो पहली टर्म एक्स की पावर -4 इंटू लास्ट टर्म एक्स की पावर 52 के इक्वल होगा, इनके प्रोडक्ट के इक्वल, तो यह है एक्स की पावर 2 के, और यहां देखेंगे तो मेरे बच्चे बेस सेम है, और इंटू का साइन है तो पावर ऐड होंगी, तो 52 में 4 गया 48, तो आप देखेंगे 2k की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 48, और k की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 24 है। देखना भाई कहां गड़बड़ कर दिए भाई, यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है x -4 52 x की पावर, ओहो पढ़ी सवाल गलत लिया, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये है भाई 8वां टर्म, यहां गलती कर रहा था, ये 8वां टर्म है, माफ करना, फर्स्ट सेकंड और 8th टर्म की बात हो रही है, मैंने फर्स्ट सेकंड और 3rd टर्म मान लिया, ये गलत माना हुआ है, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए, अगर इसी सवाल में ये कहता है कि 3 कंजुगेटिव टर्म है जो जीपी में, तो इस तरह से होता है, लेकिन मैंने गलत माना था। कह रहा जी फर्स्ट टर्म है एक्स की पावर के, बहुत बढ़िया, सेकंड टर्म है मेरे बच्चे अरे फर्स्ट टर्म है एक्स की पावर -4, सेकंड टर्म है एक्स की पावर के, और मेरे प्यारे बच्चों 8th टर्म जो है वो सवाल में कह रहा है क्या है, एक्स की पावर 52। मैं माफी चाहता हूं, वो मैंने गलत बता दिया था। अब हम सवाल में के की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, T8 था वो, T3 नहीं था। अब बताइए सोच के कैसे किया जाए। मेरे बच्चों T8 क्या होगा, तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म इंटू आर रेस टू पावर n-1, तो 8 में गया 7, ये होगा मेरे बच्चे एक्स की पावर 52। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, सेकंड टर्म क्या होगा, तो ए आर रेस टू पावर n-1, तो 2 में से 1 गया 1, तो 2 में से 1 गया 1 यानी ए आर बना, और ये है एक्स की पावर के। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, एक्स की पावर -4,
आर की वैल्यू मुझे निकालनी है और ये है एक्स की पावर के। क्या आप सहमत है? आपने कहा जी बिल्कुल सहमत है, कोई दूर दूर तक की लड़ाई नहीं है इस बात में, अपने को कति बात पल्ले पड़ रही है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर देखो ये माइनस को अगर प्लस करना है ना तो 1/x की पावर 4 आ जाएगा। अगर माइनस पावर को प्लस करना है तो बटे चेंज कर देते एक्स की पावर के। तो आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर 4। तो आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर के प्लस 4। बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चों ए की जो वैल्यू है वो है एक्स की पावर -4, इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूं। आर की वैल्यू है ये, तो यहां तो मुझे आर की पावर 7 करना है, तो इसकी पावर 7 करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 7 के, इसको इसकी पावर 7 करेंगे तो 7 के 7 चौक 28 और बराबर एक्स की पावर 52। अब देखनी है यहां से, यहां बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करेंगे तो 7 के 28 में से 4 गया मेरे भाई 24 और यहां है x की पावर 52। अब इक्वल का साइन है, बेस दोनों में x है, तो इसका मतलब ये तभी संभव होगा जब 7 की प्लस 24 इक्वल होगा 52 के। तो देखो मेरे भाई 7 के 24 उधर जाएगा, माइनस का तो बचा 28, तो k की वैल्यू यहां से निकालोगे कितनी आएगी? निकल के 4। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों k की वैल्यू, ये होगी मेरे दोस्त k की वैल्यू। ठीक है जी। बताइए मेरे दोस्त, कहता है इसके 10 पदों का योग ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो सीधी रखिए 10, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 20/10 करेंगे, कॉमन रेशियो कितना निकल के आएगा? 2। कह रहा है जी इस सीरीज के पहले 10 पदों का जोड़ बताइए, सम ऑफ 10 टर्म बताइए। तो ए आर रेज टू पावर एन, एन यानी 10 -1 बटे आर -1। तो ए की वैल्यू कितनी है जी? 10, फर्स्ट टर्म 10 है। आर की वैल्यू 2 की पावर 10 -1 और 2 में से 1 गया 1, तो 10 2 की पावर 10 1024 में 1 गया 1023 और 2 में 1 गया 1, तो आंसर निकालेंगे तो 1023 और उसका 1 0 1, 10,230। ये मेरा आंसर हुआ। मेरे भाई एक बात ध्यान से समझो, एपी में अगर टर्म माननी हो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, तो मैंने आपको कहा था कि ओड टर्म माननी हो, क्योंकि एपी में जब भी टर्म माननी होगी ना तो हमेशा एक लॉजिक चल रहा होगा, वो इन टर्म्स के जोड़ का लॉजिक चल रहा होगा। सवाल में इन टर्म्स का जोड़ पूछा होगा कि भाई 3 टर्म है उनका जोड़ इतना है, तो वहां मैंने बताया आपको कि भैया वहां कोशिश करके ना वेरिएबल बचाने की कहानी होती है। तो 3 टर्म ऐसे मान लो, बीच की टर्म a, फिर उससे अगली a प्लस डी, उससे पहली a माइनस डी। हाँ जी, ऐसे ही इवन में हो तो मैंने कहा था a माइनस डी और a प्लस डी, क्योंकि इसमें बीच की का टर्म 2 बनेंगी, एक तो होगी नहीं, उससे आगे a प्लस 3d, इससे पहले a माइनस 3d, और इस तर्ज पर बातें बनती है। ये मैंने एपी की चीजें आपको समझाई। अब मेरे बच्चे यही कहानी मैं जीपी में लेके जा रहा हूं। जीपी में जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म माननी हो, तो जब भी आप टर्म मानेंगे ना तो उन टर्म का योग आपसे एपी में पूछता है। लेकिन अगर बात जीपी की होगी ना तो आपसे योग नहीं, उनका प्रोडक्ट पूछेगा, गुणनफल पूछेगा, प्रोडक्ट पूछेगा। क्यों? क्योंकि जीपी की जो टर्म होती है ना वो ऐसी होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, जबकि एपी की टर्म ऐसी होती है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d। यहां सम होता जाता है, मतलब जुड़ता चला जाता है आगे कुछ, और यहां मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए हमेशा इसमें मल्टीप्लीकेशन ही पूछेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए और नंबर ऑफ टर्म ओड माननी हो, पदों की संख्या विषम लेनी हो, पदों की संख्या विषम लेनी हो, पदों की संख्या विषम लेनी हो, तो मेरे बच्चे ओड टर्म माननी हो तो इसका एक बेसिक तरीका कि ऐसी टर्म मानो जिससे उनका प्रोडक्ट करें तो आर वाला पार्ट कैंसिल हो जाए।
आर वाला पार्ट कैंसिल हो जाए, ऐसी टर्म मानो। तो मेरे बच्चों तरीका ये है कि एक टर्म मान लो ए बाई आर, यानी बीच की टर्म मान लो ए, इससे अगली में आर गुना कर दो और इससे पिछली में आर भाग दे दो। अगर ध्यान दोगे तो ये जीपी बन रही है। आप कहें कैसे कि भाई देखो इनका रेशियो निकालोगे तो इसको आर से गुना करोगे तो ये आ जाएगा, आर से आर कट जाएगा, और इसको आर से गुना करोगे तो ये आ जाएगा। अब मेरे बच्चों आपसे इनका प्रोडक्ट पूछेगा, तो प्रोडक्ट होगा तो ए बाई आर इंटू ए आर। तो यहां फायदा ये होगा कि आर से आर कट जाएगा और ए क्यूब आ जाएगा, और उसकी वैल्यू 27 या 64 या कुछ भी दे रखी होगी 125, वहां से आप सोल्व करेंगे और काम खत्म कर देंगे आप। हाँ जी, ऐसे ही अगर इवन टर्म लेनी हो, ये सीडीएस में ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं, इवन पद लेने हो, इवन टर्म लेनी हो, तो चलो इवन टर्म आप मान के बताओ क्या होगी। तो एक ए बाई आर लोगे तो अगली लेनी होगी ए आर। तो इनके बीच का जो कॉमन रेशियो होगा ना, वो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए आर बटे ए बाई आर करोगे, ए आर बटे ए बाई आर करोगे तो आर पलट के ऊपर जाएगा, ए से आर स्क्वायर आएगा। तो अगली टर्म जो लोगे ना वो ए आर क्यूब लोगे, और इससे पिछली टर्म जो लोगे ए बाई आर क्यूब लोगे। तो सम संख्या में अगर पदों की संख्या लेनी तो तरीका ये, और अगर विषम पदों की संख्या लेनी है तो तरीका ये। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका एक तरीका होगा। दूसरी बात, जीपी में एक खास चीज और भी समझ के रखनी है। अगर आपको ध्यान हो तो एपी में मैंने ये कहा था कि भैया T20 प्लस T10 बराबर हो जाएगा T12 जमा T18। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपने कहा था 20 और 10 30, 12 और 18 30 तो बराबर आ जाए। लेकिन सर अगर ये कहानी जीपी में आएगी, अगर ये कहानी जीपी में होगी तो जीपी में टर्म का प्रोडक्ट पूछा होगा। तो T20 इंटू T10 क्या बराबर होगा T12 इंटू T18? सर ये सोच के बताना क्या ये बराबर होगा। तो आप कहोगे सर जीपी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो उसका सूत्र होता है ए आर रेस टू पावर n माइनस 1। ये सूत्र है सर, बिल्कुल। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो T20 हो जाएगा ए आर रेस टू पावर 19, ये हो जाएगा ए आर रेस टू पावर 9, 10 में से 11 ना, n माइनस 1 होता है। तो ये आएगा ए स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या आएगी 19 और 9, 9 9 18, 28। यहां आ जाइए सर, T12 हो जाएगा ए आर की पावर 11 और 18 हो जाएगा ए आर की पावर 17। तो ए स्क्वेयर 17 और 11 28। तो मेरे प्यारे बच्चे आपस में बराबर आ गया। अगर ये चीजें आपको बराबर दिख रही हैं मेरे बेटे, अगर ये बातें आपको बराबर पल्ले पड़ रही, समझ में आ रही हैं, तो आप इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि सर दोनों चीजें बराबर आ गई। तो एपी दे रखी होगी ना तो यहां जोड़ दिया होगा हर हाल में, और अगर जीपी दे रखी होगी तो यहां इनटू दे रखा होगा। ऐसा मत करना कि जीपी में आप जोड़ वाला कुछ फंडा इस्तेमाल करो, नहीं, यहां साइन अलग होगा, यहां इनटू दे रखा होगा, यहां प्लस दे रखा होगा। इनटू दे रखा हो तो इनका जोड़ देखो 20 10 30 12 18 30, तो ये सेट होगा, बराबर आ जाएगा। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ पाए? हर किसी को मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? पक्का? अब आते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की हम बात करें, जीपी की हम बात करते हैं। जीपी में अब हम बात कर रहे हैं इन्फिनाइट सीरीज की, अनंत पदों की, कि अगर किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अनंत पद दे रखे हों फिर क्या हो, एंड आर इज लेस देन 1, आर 1 से छोटा हो, आर छोटा हो 1 से, आर 1 से छोटा हो तब। तो मेरे बच्चे जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा
50, अगला मैंने लिखा 25, अगला मैंने लिखा 12.5 या 25/2, अगला मैंने लिखा 25/4 एंड सो ऑन। तो मेरे बच्चे यहां फर्स्ट टर्म क्या है, आप कहेंगे 50। कॉमन रेशियो क्या होगा सर, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 25/50 काटोगे तो आएगा 1/2। तो सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा भाई, तो सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा, नहीं एन टर्म्स का तो आपको पता ही है, मैं करा ही चुका हूं पीछे कि सम ऑफ एन टर्म्स का सूत्र हो जाएगा ए आर रेज टू पावर n - 1 अपॉन r - 1। अगर r 1 से बड़ा है और छोटा है तो 1 माइनस और ये 1 माइनस। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों r की वैल्यू 1 से छोटी है और अगर मैं आपसे यहां पूछूं सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स बताइए क्या होगा, अनंत पदों का योग ज्ञात करिए, तो इसका तरीका होगा a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। आप कहेंगे ओके, ये क्या सर, ये है अनंत पदों के योग का सूत्र। सूत्र कैसे बना उस पर हमें नहीं जाना, हम रिसर्चर स्टूडेंट नहीं है, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट। तो फर्स्ट टर्म क्या है 50, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/2, तो 50, 2 एकम 2 में से गया 1/2, पलट के ले जाएंगे तो 50 दूनी 100। इसका मतलब इसके अनंत पदों का योग जो होगा, इन्फिनाइट टर्म्स का जो योग होगा वो 100 होगा। अनंत पदों का योग मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 100। ठीक है जी, ऐसा गणितज्ञों ने निकाला हुआ है सूत्र, उसी के हिसाब से हम भी बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं जाने। अब आगे लड़ाई, ये पहला सवाल है, लगाइए दिमाग। ये तो नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, इसको करिए कि n पद होगा, अरे ये भी नॉर्मल ही है। यहां ये है अनंत पद, इसको बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कहानी समझना, इस कहानी को ट्रेस करना, सिर्फ इसको लाते हैं 1/3, 1/9, 1/27 अनंत। मेरे प्यारे बच्चे बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या है सर 1/3। सर कॉमन रेशियो क्या है, तो A2 अपॉन A1। सोल्व करेंगे सर 1/9 गुना में 3/1, 3 तिया 9 तो 1/3। बहुत सुंदर। सर सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स क्या होंगी, तो ए की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे, a अपॉन 1 माइनस आर सूत्र होता है, तो a की वैल्यू है 1/3, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3, 3 एकम 3 में गया 2/3, 3 से 3 पलटेंगे तो आंसर आएगा 1/2। यानी मैं ये कह सकता हूं सर इसके n पदों का जो योग है, n पदों का जो योग है वो 1/2 है, तो 25 की पावर 1/2। कोई दिक्कत है नहीं, 25 की पावर 1/2, कोई दिक्कत है जी नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं सर। इस पूरे की पावर 1/2, 2 से 2 कटा तो आंसर आ गया 5। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हम चर्चा कर रहे हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन ए जीपी, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग ना, किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योग का सूत्र। ठीक है जी, देखिए मेरे भाई, कहते हैं एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया गया, फिर एक और तीसरा वर्ग इसी प्रकार से बनाया गया, इसी प्रक्रिया को अनंत बार दोहराया गया। कहता है द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड इंडेफिनेटली।
यानी इन्फाइनाइटली लिख लो, मतलब अनंत तक दोहराते रहे। अब कह रहा है इफ ए साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, पहले वाले वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो सारे स्क्वायर के एरिया का सम बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा भैया मेरे बेटे, ये कोई वर्ग है, ठीक है जी। फिर क्या किया मेरे भाई, हमने इसके मिड पॉइंट लिए और इसके मिड पॉइंट से एक और वर्ग बना दिया। ऐसे इसके मिड पॉइंट लिए, कहता जी हमने एक ऐसा और वर्ग बना दिया इसके मिड पॉइंट पकड़ के। तो भाई जो ओरिजिनल स्क्वायर था उसकी साइड की लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो ओरिजिनल स्क्वायर था उसका एरिया कितना था 16। भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है 4 का वर्ग 16। अब कहता है जी हमने इसके मिड पॉइंट पकड़े, इन दोनों साइड के मिड पॉइंट ले लिए, हर एक साइड का मिड पॉइंट लिया, तो ये लेंथ कितनी होगी 2। आपने कहा ओके, ये लेंथ भी कितनी होगी 2, क्योंकि पूरी 4 है, मिड पॉइंट है 2। तो बेटा ये लेंथ 2 है, ये दो लेंथ 2 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रिंसिपल लग गया कि सर ये 2 है, ये 2 है, तो ये लेंथ कितनी होगी 2 का 4 4 8, 8 को लिख देंगे 2√2, तो ये वाली साइड की लेंथ आएगी 2√2। यानी ये जो वर्ग बना है ना, इस वर्ग की भुजा होगी 2√2। मैं कहूं यार इस वाले वर्ग का एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2√2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग तो 4 दूनी 8, तो ये एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 8। हाँ जी। अब कह रहा है जी हमने इसके भी मिड पॉइंट ले लिए, अब हमने इसके भी मिड पॉइंट ले लिए, तो भाई इनके मिड पॉइंट लिया, तो इनको समझाने के लिए इसके मिड पॉइंट ले लिए। ऐसे इसके मिड पॉइंट लेके एक वर्ग बना दिया, फिर से कहता है इसके मिड पॉइंट लेके एक वर्ग बना दिया, फिर इनके मिड पॉइंट लेके वर्ग बना दिया, फिर ऐसे इनके मिड पॉइंट लेके बना दिया, और कहता है ये प्रक्रियाएं अनंत तक चलती रही, अनंत तक चलती रही। तो इस तरीके से जितने भी स्क्वायर बनेंगे उन सारे ही स्क्वायर के एरिया का सम बताना है क्या होगा, इन सारे ही स्क्वायर के एरिया का सम बताना है क्या होगा। तो मेरे बच्चे कहने का मतलब मोटी बात यह है कि पहले वाले स्क्वायर का एरिया 16 था, तो अगले का 8, तो यहां से समझ में आ गया आधा हो रहा है, तो इससे अगले का 4 होगा, उससे अगले का 2 होगा, उससे अगले का 1 होगा, उससे अगले का फिर 1/2 होगा, और ये प्रक्रिया अनंत तक चलती रहेगी। तो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या आ गई 16। अगर मैं कहूं कॉमन रेशियो बताओ तो 8/16, काटोगे तो 1/2। तो सम ऑफ अनफिनाइट टर्म का जोड़ क्या होता है जी A/1 - R। फर्स्ट टर्म है जी 16, आर की वैल्यू 1/2, तो 16, 2 एकम 2 में गया 1/2, 16 दूनी 32, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 32। आंसर आया मेरे बच्चों 32, यानी इसके अनंत वर्गों का योग जो होगा वो 32 होगा। तो यही मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही उत्तर था, तो 32 इज योर राइट आंसर। अब बात करते हैं कि इस सवाल को पेपर में सो ट्रिक में कैसे करें। तो सर सो ट्रिक का सूत्र सीधा इन्फिनाइट टर्म से आएगा। ये देखो पहले वाले वर्ग का एरिया क्या होगा 16, क्योंकि साइड दे रखी 4, तो 4 का वर्ग 16। उसके बाद क्या करो 1 माइनस हर एक वर्ग का आधा होता जाता है हमेशा ही, तो बस ये निकाल दो, आंसर आ जाएगा 32 सीधा। याद रखना है जो भी पहले वाले वर्ग का एरिया हो बटे में 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 आएगा, उसका डबल कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। आप कहो जी क्या सारे सवाल ऐसे आएंगे, नहीं आएंगे यार, कुछ अलग भी आएगा। जैसे ही आ गया करो इसे।
आइए अब इस सवाल को समझना। सवाल पढ़ते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग ए फ्लोर ए सर्टेन बॉल रिबाउंड्स, मतलब रिबाउंड माने उछलना, 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन। What is the total distance it travel before coming to rest if it is gently dropped from a height of 500 मीटर। कहता 500 मीटर ऊंचाई से गेंद को नीचे फेंका गया। समझो भाई, कहता जी ये गेंद यहां से फेंकी हमने, ये गेंद 500 मीटर ऊंचाई से नीचे फेंकी, ये सरफेस है, ये जमीन है, 500 मीटर ऊंचाई से नीचे फेंकी। कहता जी ये गेंद का एक नियम है कि जितनी ऊंचाई से ऊपर से आई है ना, अब अगली बार जो उछलेगी, देखो उछल के दूर नहीं जाएगी, उछल के वो आएगी यहीं यहीं उछलेगी, फिर और कम होगी और कम। जैसे बॉल उछलेगी तो यहीं है, पहले इतना ऊंचा टप्पा, फिर इतना ऊंचा, फिर इतना ऊंचा, फिर इतना ऊंचा, फिर इतना, यानी इसी जमीन पे उसी पॉइंट पे धीरे 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 करके रेस्ट हो जाती है बॉल इनफिनिट टर्म्स में। ठीक है, लेकिन मुझे सवाल समझाना है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा यहां से समझा रहा हूं। पहली बार 500 उछल के आई तो अब अगली बार जो उछलेगी वो 4/5 उछलेगी, तो 500 का 4/5, 500 100 100 चौक 400, यानी अगली बार जो गेंद ऊपर जाएगी वो 400 मीटर ऊपर उछलेगी। अब समस्या यह है कि जब गेंद ऊपर गई ना 400 मीटर, वो ऊपर ही नहीं रुक जाएगी हवा में, वो नीचे आएगी, और नीचे कितना आएगी, 400 ही मीटर नीचे आएगी। और मेरी तरह मत सोचना कि गेंद दूर जाएगी, भाई यहां उछली तो फिर यूं आएगी, फिर यूं आएगी, यहां नहीं जाएगी, वो वहीं टप्पा खा के चलती रहेगी। अब 400 मीटर पे जमीन पे आ गई, इसका मतलब अगला जो जंप होगा वो इस जंप का 4/5 होगा, तो 400 का 4/5 निकालो, 5 8 40 80 8 चौक 32 320। तो अगली बार ये 320 उछलेगी, तो हवा में नहीं रुकेगी, नीचे आएगी, 320 ही नीचे आएगी। फिर इसका 4/5 जाएगी, तो 320 का 4/5, 5 6 30 5 चौक 20 4 चौक 16 4 6 24 और 1 25 256, तो 256 ऊपर जाएगी, और मेरे भाई फिर 256 ही नीचे उतरेगी। फिर इसी तरह से ऊपर जाएगी 4/5, फिर आएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी नीचे, और ऐसे धीरे धीरे करते अनंत पदों में रेस्ट हो जाएगी। हमें यहां ज्यादा साइंस वाला दिमाग नहीं लगाना, कब होगी क्यों होगी, बकवासी नहीं, सीधा सवाल पे फोकस। अब मेरे बच्चों, अगर आप बात को समझ गए हैं तो मेरा पॉइंट समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इस हिसाब से देखिए तो पहले स्टेप में कितनी दूरी चली है सर, 500, दूसरे स्टेप में कितनी चली है जी, 400, फिर क्या चली है 400, फिर क्या चली है 320, फिर क्या चली है 320, फिर क्या चली है 264 256 माफ करिए, फिर क्या चली है 256, फिर क्या चली है जी, ऐसी अनंत पदों तक चलती रहेगी। लेकिन सर बात करें तो कि सीरीज तो कोई नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि सीरीज में तो सर ये 4/5 है, लेकिन इसका तो ये 4/5 नहीं है, इसका ये 4/5 है, लेकिन इसका ये 4/5 नहीं है। तो ध्यान से देखोगे तो मेरे बेटे ये दो सीरीज बन रही हैं, एक बन रही है ये और एक बन रही है ये, दो सीरीज बन रही है। ध्यान दोगे तो 500 का 4/5 ये सीरीज बन रही है, 400 का 4/5 4/5 4/5 ये सीरीज बन रही है। और मैंने एपी में भी आपको एक कहानी समझाई थी कि ऐसे में ये क्या करो कि दो दो टर्म मिला लिया करो, 500 और 400 900, 400 और 320 720, 320 और 256 3 2 5 576, और ऐसे ही आगे। और अनंत का आधा भी अनंत ही होता है। अगर सागर से एक बूंद निकाल लेंगे तब भी सागर ही बचेगा, गागर नहीं बचेगा, चिंता मत करो। तो मेरे बच्चे अब देखोगे ना तो इसका अभी भी 450 रेशियो आएगा, जो उसने एक्चुअल बोला वो आया। तो फर्स्ट टर्म हो गई मेरे बच्चे 900, कॉमन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सवाल ने दे रखा है 4/5। तो कितनी डिस्टेंस चली अनंत पदों में, वो फार्मूला लगा देते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, a/1 - r। a की वैल्यू 900 है, r की वैल्यू 4/5 है। 5 एकम 5 में 4 गया 1/5, 5 पलट के ऊपर ले जाओगे 5 9 45। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी मेरे बच्चे, पेपर में इसे कैसे करना उस बात पे ध्यान देना। पेपर में नियम बना लो क्या कि भाई अनंत पदों का योग का सूत्र तो हमको पता है a/1 - r।
लेकिन मेन लड़ाई ये है कि फर्स्ट टर्म होगी क्या। तो सर उसके लिए नियम ये रहेगा आपको हमेशा के लिए ध्यान, कि पहली बार गेंद ऊपर से नीचे आई, यहां से आई और फिर ऊपर गई, इतने में कितनी दूरी चली, यानी ऊपर से नीचे फेंकी तो ऊपर से नीचे और फिर ऊपर गई, कितनी दूरी चल गई, तो 500 और 400 900 मीटर। ये हमेशा ही आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 900 मीटर। कैसे निकालें सर, 500 तो दे ही रखा है, अब 500 का 4/5 और लिख लो, काटोगे तो 4 4 500 900 सीधा, ये आ गई फर्स्ट टर्म। 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 4/5 है। सोल्व करेंगे भाई 900, 5 एकम 5 में 4 गया 1/5, 5 से पलट के गुना करो, 5 ने 45, तो आंसर आएगा 4500, यानी गेंद ने 4500 मीटर की दूरी ट्रेवल की है। बस ये शॉर्ट ट्रिक है। आइए आइए मेरे दोस्तों, कहता है यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपनी पिछली ऊंचाई का 4/5 ऊपर उठता है, तो भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सूत्र होगा A/1 माइनस आर। आर की वैल्यू तो 4/5 दे ही रखी, मेन है ए निकालना। तो ए निकालने का सूत्र यह कि कितनी ऊंचाई से फेंकी गई है, 120 मीटर, प्लस में 120 का 4/5, 24 5 120, 24 चौक 96, तो 120 जमा 96, तो 6 9 2 11, 1 1 तो 216, तो फर्स्ट टर्म आएगी 216। सोल्व करोगे मेरे भाई तो यह आएगा 216 बटे 1/5, 5 से ऊपर गुना करेंगे तो 1080। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, ऑप्शन ए मेरे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपनी पिछली ऊंचाई का 2/3 ऊपर उठता है, यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपने पिछली ऊंचाई का 2/3 ऊपर उठता है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सूत्र A/1 माइनस आर। आर की वैल्यू दे ही दी 2/3, ए की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी ऊंचाई से गेंद फेंकी, 540 जमा 540 का 2/3, 18 3 54, 180 गुना 2 360, तो जोड़ेंगे तो आएगा 900, पूरा 900, तो 900, तो 900 बटे 1/3 गुना करोगे आएगा 2700, है ना आंसर। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मेरे बच्चों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब मेरे बच्चे आ जाइए यहां, ये सिंपल एन टर्म वाले सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सारे भाई नंबर ऑफ टर्म काउंट करना है, गलत समझ जाएंगे। भाई इस एक को मैं 2 की पावर 0 लिख दूं, आप कहेंगे हाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 n-1, यानी यहां से लेके यहां तक का अगर देखें तो n-1 टर्म है, और एक टर्म ये हो गई, तो एक टर्म ये हो गई, तो 1 और n-1 जोड़ेंगे तो कितनी टर्म आ गई, n, यानी कुल मिला के n टर्म है। भाई मैं अगर ये कहूं कि 2 की पावर 0 हटा दो, इसके अलावा जो है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 8, इतना दे रखा, और मैं कहूं बताओ यार इसमें टोटल टर्म कितनी है, तो आप सीधा सीधा नहीं कहोगे सर 8 टर्म तो ये हो गई और एक टर्म ये, तो टोटल 9 टर्म है। तो n-1 टर्म तो ये हो गई, एक टर्म ये, तो n-1 प्लस 1 करेंगे तो सीधा n टर्म आ जाएंगे, और n टर्म आ गई तो इसकी फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, तो फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 0,
जिसे हम 1 भी लिख सकते हैं। कॉमन रेशियो आप निकालोगे तो 2 ही आएगा। नंबर ऑफ टर्म आ गई n, तो सम ऑफ n टर्म्स का जोड़ बताना है, वो होगा a 2 की पावर 0 यानी 1 इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये 255, तो 2 की पावर n माइनस 1, 2 में से गया कि 255 ही है, ये माइनस 1 इधर जाएगा 256, 256 को लिखेंगे तो 2 की पावर 8 आएगा, 2 की पावर n, तो n की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8। डायरेक्ट है, आंसर आ गया। ऑप्शन ए मेरे बच्चों ठीक आंसर। हाँ जी, आइए मेरे भाई, इस सीरीज में देखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ रही है मेरे बच्चों 2/9, रेशियो निकालोगे तो वो आएगा -1/3 अपॉन 2/9, पलटोगे -1/3 इंटू में 9/2, तो आएगा -3/2, रेशियो आया -3/2। अब खुद सोचो, इसको -3/2 से करेंगे तो 3 से 3 कटा, माइनस से माइनस, प्लस 1/2 सीरीज बन रही है। अब कह रहा है कि इसके n पदों का योग 55/72 है, तो सम ऑफ n टर्म का सूत्र हो जाएगा n की वैल्यू हमें निकालनी a की वैल्यू 2/9 है, इंटू में 1 माइनस r है -3/2 की पावर 19 ना की पावर n, 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये वाली वैल्यू है 55/72। अब ध्यान देना, देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 आएगा। कहो तो सोल्व करके लिख दो, 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 3, 5/2, ये आया 5/2। इसको सिस्टमेटिक लिखोगे तो 2/9, ये 5/2 पलट के लिखोगे तो 2/5, यहां आएगा 1 माइनस -3/2 रेज़ टू पावर n 55/72। अब आइए और बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, जो कट रहा है उसे तो निपटा ही देंगे, 9 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना, और 5 से कुछ कटेगा नहीं, तो ये सब पलट के वहां चला जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस में 3/2 की पावर n, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, और 2 दूनी 4 8 32, 275/32, 275/32 मेरे भाई, यहां तक कि मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों लड़ाई को आगे लेके चलते हैं। दो 275/32। अब यहां से सवाल को आइदर यू कैन सोल्व इट बाई टेकिंग ऑप्शन, या फिर इसे सोल्व करेंगे तो ये उधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओ, तो ये आएगा 1 माइनस 275/32, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, तो बेटर तरीका ये है कि एक को उधर ले जाओ और ये होगा हर हाल में पॉजिटिव। अब यहां से n की वैल्यू टेक लो, अगर हम n की वैल्यू 5 लेते हैं तो ये आएगा माइनस 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 प्लस, तो आंसर आ जाएगा। 2 लेते हैं तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर इसकी पावर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और एक में से एक से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो उत्तर आएगा नेगेटिव, जबकि यहां उत्तर आ रखा है पॉजिटिव। ध्यान देना शब्दों पे, ऐसे ही 4 भी नहीं आएगा आंसर, क्यों? क्योंकि अगर ये वाला मैटर पॉजिटिव आ गया तो बाहर नेगेटिव, और एक में से नेगेटिव घटाएंगे, और ये 3/2 क्या है? एक से बड़ी वैल्यू है, तो एक से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो उत्तर नेगेटिव आएगा, जबकि पॉजिटिव आ रखा है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ना बी और डी मेरे आंसर नहीं है, या तो ए आंसर होगा या सी आंसर होगा। चेक करते हैं, तो एक, अगर मेरे बच्चों मान लीजिए ऑप्शन ए ठीक है, तो 5 लेता हूं, 5 लूंगा तो 3 की पावर, ये माइनस ही आएगा भाई, n की वैल्यू 5 लूंगा तो
माइनस की पावर ओड होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 की पावर 5 कितना होता है 243 बटे 2 की पावर 5 32। जोड़ेंगे तो 32 से कम 32 और 243 जोड़ूंगा तो 275 बटे 32 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाई होगा। तो हर हाल में मेरा आंसर यहां पे ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है जी, या फिर डिटेल सोल्व करना पड़ेगा। करिए जी, पढ़िए एक बार। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि यदि एक आदमी अपने 4 मित्रों को एक पत्र लिखता है, ये आदमी है, इसने पहली बार 4 पत्र लिखे 4 दोस्तों को। तो पहले आदमी ने 4 लेटर लिखे। अब कहता है हर दोस्त ने अपने 4 दोस्तों को लिखा, यानी इस दोस्त ने 4, इसने भी 4, इसने भी 4, इसने भी 4, यानी 4 लेटर इसने लिखे, 4 इसने लिखे, 4 इसने लिखे, 4 इसने। तो सेकंड स्टेज पे 4 4 8 4 12 4 16 लेटर होंगे। अगले स्टेज पे 64 लेटर हो जाएंगे और इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। कितनी बार तक भाई? कहता निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही तथा एक पत्र को भेजने का खर्च 50 पैसे, तो 8 सेट भेजे, यानी 8 टर्म है, 8 टर्म है। तो बेटे ये बताओ फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन रेशियो भी क्या आएगा 4, 16 बटे 4 4 आएगा। तो सम ऑफ 8 टर्म निकालना है, सूत्र होगा फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइन आर रेस टू पावर n। तो 4 की पावर 8 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1। आपने कहा बात बिल्कुल सही है, यही हो ना भाई। टोटल 8 सेट तक पत्र भेजे हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स होता है a r रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 बटे आ जाएगा 3 और ये आएगा 4 की पावर 8 माइनस 1। अब देखिए 4 की पावर 8 माइनस 1 को कैसे सोल्व किया जाए। इसे 4 की पावर 2, 4 की पावर 4 की पावर 2 माइनस 1 लिख दो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 4 दूनी 8 ही बना। और 4 की पावर 4 क्या होता है 256 की पावर 2 माइनस 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग हो गया एक ही है। अब मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला लग गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये सूत्र होता है। आपने कहा हाँ, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र हुआ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक फार्मूला बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 256 में एक गया 255 और 256 में एक जोड़ा 257, तो इनका वैल्यू आया 255 गुना 257। तो इसे सोल्व करोगे तो आएगा 255 गुना 257। और सवाल में कह रहा है कि हर लेटर, यानी कुल मिला के इतने लेटर लिखे हैं, और कह रहा है जी हर लेटर को लिखने में 50 पैसे का खर्चा आता है। 50 पैसे को रुपए में बनाएंगे आधा रुपए, तो हर लेटर लिखने में भैया आधा रुपए का खर्चा आया है। तो इतने लेटर लिखने में कितना खर्चा आएगा भैया? कैलकुलेशन तो देखो माशाल्लाह है ही जबरदस्त। आओ देखो 2 दूनी 4, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 5 15। अब भाई गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट तो हर हाल में 0 ही आएगा, क्योंकि 2 5 10 0 आ जाएगा, है ना। तो 85 दूनी आया 170 गुना 257। अब समस्या ये है कि 0 तो आएगा ही और सातों सातों 49 9 भी आएगा। मेरे बच्चों अब इस सवाल को करने का केवल एक तरीका हो सकता है, और वो है कैलकुलेशन करो या तो। और कैलकुलेशन आसानी है भाई, 0 17 7 119 बचे 11 17 5 85 और 11 कितना हो गया भाई 96। तो यह आया 6, तो यानी 690 जिसके आखिर में होगा वो मेरा आंसर है। तो वो यही ऑप्शन सी। या फिर दूसरा तरीका होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या डिजिटल सम निकाल के इस सवाल को सोल्व करें। ठीक है, या तो डिजिटल सम निकाल के सोल्व करें या फिर इस तरीके से। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल को करने का तरीका है। अब आपका जीपी पूरी तरह खत्म हुआ। अब मैं इनमें एपी जीपी और एचपी के मीन के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूं, जिसपे सवाल 1-2 बार पूछे गए हैं। एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों माध्य, मीन।
जिसे हम माध्य कहते हैं। माध्य का ही एक दूसरा नाम औसत भी है, लेकिन यहां जो है वो भारी औसत है। तो मेरे प्यारे बच्चों आराम से सुनिएगा। एचपी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सीडीएस में एचपी आती है तो उतनी आप आसानी से कर लेंगे। अगर मान लीजिए मैंने कोई सीरीज दी थी 1/5, 1/8, 1/11 और मैं कहूं यार इसका 10वां पद बताओ क्या होगा, तो पहले क्या करो, इसे पलटो एपी में। 5, 8, 11 ये एपी में होगा। अब 10वां पद निकालना तो 10वां होगा a + 9d। तो a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू है 3, 9 × 27 और 5 32। तो इसका मतलब 10वां पद 32 है एपी में, तो एचपी में क्या हो जाएगा 1/32। तो ऐसे सवाल इसमें आते हैं सीडीएस में, तो वो आप आसानी से इतनी समझ के आधार पे कर लेंगे। अब हम आते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे। यानी समानांतर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, हरात्मक माध्य क्या होता है। देखिए यार, अगर कोई दो नंबर है ए और बी और मुझे इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा a + b/2। यानी जितने आंकड़े उन्हें जोड़ो बटे 2 से भाग दे दो। अगर आंकड़े 3 हैं a, b और c, फिर अरिथमेटिक मीन क्या होगा सर, a + b + c बटे 3। हाँ जी, ज्योमेट्रिक मीन में अगर आंकड़े 2 हैं तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट में जितने आंकड़े हैं, 2 आंकड़े तो 2 लिखो ए बी। अब यहां 3 आंकड़े ए बी सी, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा यहां 3 लिख के a × b × c। अगर यहां 10 आंकड़े होंगे तो यहां 10 लिखा जाएगा और सबका प्रोडक्ट। अरिथमेटिक मीन में सारे आंकड़े लिखो बटे 10 लिख देना, जितने भी आंकड़े हो की संख्या। गुणोत्तर माध्य का जितने आंकड़े सबकी गुना करो और अंडर रूट में उतना ही नंबर यहां लिख दो। हार्मोनिक मीन में क्या होना है, पहले एचपी से एपी बनाओ, फिर अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर अरिथमेटिक मीन का उल्टा कर दो। सवालों के थ्रू समझाऊंगा, पहले कुछ सवाल लेते हैं। आइए, कह रहा जी फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 और 13। तो 7 + 13 बटे 2 कर दो। 7 13 20 का आधा 10। कह रहा 12 और -8 का अरिथमेटिक मीन निकालो। तो 12 - 8 जोड़ लेना है बटे 2। 12 में 8 गया 4, 4 का आधा 2। ये मेरा अरिथमेटिक मीन आ गया। मैं कह रहा हूं जी इनका अरिथमेटिक मीन निकालो। तो क्या करेंगे, x - y + x + y। और आंकड़े कितने हैं, 2, एक ये और एक ये। तो y से y 2x बटे 2 से काटोगे तो x ही मेरा आंसर आ गया। अब कह रहे हैं मेरे बच्चे इनका ज्योमेट्रिक मीन a है, तो a का मान ज्ञात करिए। इफ a इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, तो 2 आंकड़ों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो जितने आंकड़े 2 आंकड़े हैं तो यहां लिखो, उनका प्रोडक्ट करो 2 × 1/4। तो आंसर आएगा सर स्क्वायर रूट में 2, 1/2। इसी चीज को हम चाहें तो 1/√2 भी लिख सकते हैं। तो यहां ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा b। ठीक है जी। यहां जी इनका कहता है ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो कितने आंकड़े, 1 और 1 2, 2 × 8 16, 16 का वर्गमूल 4। मेरा आंसर हो गया। कह रहा है जी इनका अरिथमेटिक मीन बताओ। तो कितने आंकड़े, एक आंकड़ा यहां, एक आंकड़ा यहां 2। यहां a³ × b इंटू में a/b³। तो सोल्व करोगे तो ये देखो a³ और a गुना करोगे तो a की पावर 4, b × b³ गुना करोगे b की पावर 4। और इसका हमको निकालना क्या है मेरे भाई, हमको निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 का वर्गमूल 2 यानी a² और 4 का वर्गमूल 2 तो b²। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हमारा ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन, हाँ जी। कह रहा जी इनका ज्योमेट्रिकल मीन बताओ। तो सेम वही तरीका है, -8 गुना -2 गुना करोगे तो +16 आएगा और 16 का वर्गमूल +4। तो ये ज्योमेट्रिकल मीन है। कह रहा है जी दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए जिनका अरिथमेटिक मीन 25 है और ज्योमेट्रिक मीन 20 है। तो मेरे बच्चे अरिथमेटिक मीन का सूत्र होगा, दो संख्याएं a और b हैं तो उनको 2 से भाग दे देंगे। ये दे रखा है 25। और कह रहा है जी ज्योमेट्रिक मीन है 20। ये ज्योमेट्रिक मीन, अगर 2 नंबर a और b मान ले तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a × b कितना आएगा भाई 400।
और यहां सोल्व करेंगे तो a प्लस बी कितना आया 50। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें गुना करें तो 400 आए और जोड़े तो 50 आए। तो ढक्कनों सीधा ही समझ में आ रहा है, 40 और 10, 40 और 10 50, 40 गुना 10 400। कह रहा जी इनका अंतर बताओ, तो 40 और 10 का डिफरेंस कितना होगा मेरे बच्चे 30। ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। हाँ जी, आराम से समझो, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए भाई, बेसिक समझ की जरूरत होगी, इसमें बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा जी A1B, ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, तो एपी में मिडल टर्म जो होती है उसका डबल करना होता है, बराबर होता है ए प्लस बी। बहुत सुंदर, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 2। आगे कह रहा है 1AB, ये जीपी में। तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया कि जीपी में जो मिडल टर्म होती है उसका वर्क करना होता है और बराबर करना होता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी। पहले ये दो बात समझिए, ये दो बात समझिए, फिर आगे चर्चा करें। यानी पहली बात ये कि बी की जो भी वैल्यू लोगे उसका वर्ग करना होगा, उसका मतलब ए की जो भी वैल्यू होगी उसका वर्ग बी होगा। यानी ए की जो भी वैल्यू लोगे उसका वर्ग करने पे बी आएगा। तो ए का वर्ग करने पे बी आएगा, तो 2 का वर्ग करने पे 4, 4 का वर्ग करने पर 1, नहीं ये नहीं होगा। -2 का वर्ग करने पे नहीं आएगा, -2 का वर्ग करने पे 4, ये ठीक है। अब हमें लेकिन चेक करना है वहां से। कह रहा है ए और बी बराबर नहीं है, तो इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, ए और बी ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चे खुद ही सोचिए, हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं अगर डिटेल करें, तो कहेंगे सर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इतना दिमाग मत दौड़ाइए, सिंपल तरीका ये कहता है क्या सर जी, ए की जो भी वैल्यू लोगे ना बी उसका वर्ग होगा। तो मैं, और दोनों का जोड़ 2 आना चाहिए, तो मैं ए की वैल्यू 1 ले लूं तो बी हो जाएगा 1 का वर्ग 1, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 2। आंसर क्या आ जाएगा 2। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, जल्दी से बताइए, यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? क्या मेरी बात समझ पाए? लेकिन हमें सवाल ने यह कहा कि ए और बी आपस में बराबर नहीं। ए और बी मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर नहीं। मेरी बात क्लियर है यहां तक? तो हमें ए और बी इक्वल नहीं लेने, तो 1 1 का ऑप्शन कट गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाओगे तो उसमें 1 1 का ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन से वैल्यू रखनी चाहिए, ये वैल्यू ए, ये वैल्यू बी। तो ए का वर्ग बी होना चाहिए, रख के देखते हैं। तो ए की वैल्यू 2 ले लें, बी की वैल्यू 4, तो 2 और 4 का जोड़ 6 सेटिस्फाई नहीं करेगा, हटाओ। यहां ले लेते हैं ए की -2, बी की 1, तो इसका वर्क करने पे क्या 1 आएगा? नहीं, 1 हट गया। ये ए है, ये बी है, तो 4 का वर्क करने पे 1 आएगा? नहीं, तो कट गया। तो ये ए, ये बी। अब इसे रख के देखते हैं। तो भैया ए की जगह -2 लें और -2 का वर्ग हुआ 4, बी की जगह 4 लें, तो जोड़े तो क्या 2 आ रहा है? आ रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही केवल करेक्ट स्टेटमेंट इस ऑप्शन में दे रहा है। इन 4 ऑप्शन में से केवल और केवल ऑप्शन डी ही सेटिस्फाई हो रहा है मेरे बच्चे। कहता है जी इन आंकड़ों का समानांतर माध्य ज्ञात करो। तो भाई अरिथमेटिक मीन निकालना, तो सबको जोड़ो। 23 जमा 17 जमा 20 जमा 19 जमा 21, आंकड़े कितने जी? 5, भाग दे दो, ये आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है कि इन आंकड़ों का ज्योमेट्रिक मीन 8 है, तो एन की वैल्यू बताइए। तो मेरे भाई ज्योमेट्रिक मीन का सूत्र होता है क्या? कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं, तो यहां पावर 5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। फिर 32
गुना 4 गुना 8 गुना n गुना 2, और ये होगा ज्योमेट्रिक मीन जो 8 दे रखा है। अब मेरे बच्चों एक बात समझो, 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5, अपनी समझ के लिए, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1। तो 5 2 7 और 3 10 और 11, दोनों साइड में पावर 5 कर दूंगा तो ये बन जाएगा 8 की पावर 5। हाँ जी, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की पावर 5, और यहां जब सोल्व करोगे तो 5 2 7 3 10 और 11, तो ये आएगा 2 की पावर 11 गुना n। हाँ जी, तो 2 की पावर 11 गुना n बराबर ये आएगा 2 की पावर 15। अब मेरे बच्चे इसको बटे ले जाओगे तो 15 में से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4। वैसे भी सोच के देखो कि n की वैल्यू क्या ली जाए कि जोड़ने पे, मतलब इनको गुना करने पे 2 की पावर 15 आ जाए, तो 2 की पावर 4 लेना होगा, और 2 की पावर 4 मतलब 16, तो n की वैल्यू 16 लेनी होगी। ये हुआ मेरे बच्चे ज्योमेट्रिक मीन। हाँ जी, अगर HP निकालना हो, हार्मोनिक मीन, और मान लीजिए दो नंबर दे रखे हैं 1/a और 1/b, और ये HP में, किस में मेरे बच्चे HP में, HP में, और मैं आपको ये कहूं कि इनका हार्मोनिक मीन निकालो, तरीका ये कि पहले आप इनका अरिथमेटिक मीन निकालिए। जैसे मान लीजिए A और B दो नंबर है, और दो नंबर ये HP में, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, बाकी चीज छोड़ दो। A और B दो नंबर है और दोनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, सीडीएस वाले बच्चे। अगर ये दोनों HP में है तो इसको पलट देंगे तो 1/a और 1/b क्या हो जाएगा, ये हर हाल में AP में होंगे, क्योंकि अगर ये सीरीज HP की है तो पलटने पे AP आएगा। हाँ जी, अब AP आ गया तो अरिथमेटिक मीन निकाल दो। सर अरिथमेटिक मीन का क्या तरीका होता है, 1/a प्लस 1/b, यानी जितने आंकड़े उन्हें योग कर लो बटे 2 कर दो। सोल्व करोगे a प्लस बी तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2ab। सोल्व करोगे तो अब मुझे चाहिए क्या, अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा मेरे बच्चे, अरिथमेटिक मीन का उल्टा, क्योंकि ये था HP में, ये था AP में, ये अरिथमेटिक मीन, मुझे चाहिए हार्मोनिक मीन। तो पहले अरिथमेटिक मीन निकालो फिर उसको उलट दो, तो उल्टोगे तो 2ab अपॉन में a प्लस बी, ये आएगा मेरे बच्चे हार्मोनिक मीन। ये फार्मूला याद रखिए कि अगर A और B कोई भी दो नंबर हमारे हार्मोनिक मीन में है तो उनका हार्मोनिक, मतलब उसमें HP में है तो उनका हार्मोनिक मीन होगा ट्वाइस ऑफ AB अपॉन में a प्लस बी। अब यहां से कुछ छोटी चीजें समझनी है कि अगर दो नंबर हो A और B, अगर वो AP में है तो अरिथमेटिक मीन ये, GP में है तो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, और HP में तो हार्मोनिक मीन निकलेगा। ये बात भी ध्यान रखना कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमेशा बराबर होता है अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के स्क्वायर रूट में। ये सिर्फ सीडीएस वालों बच्चों के लिए कहानी बता रहा हूं, और कोई ना सीखे, क्योंकि एसएससी में ये चीजें है ही नहीं। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो क्या रहता है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AM इंटू HM का स्क्वायर रूट, और अरिथमेटिक मीन हमेशा सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा, और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा। ये कॉन्सेप्ट हमें समझने थे, बाकी अब आपकी सारी चीजें खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का पूरा कंप्लीट यहाँ AP GP HP खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।